वेलकम डियर रॉकर्स। आज की मूवी देखते वक्त ध्यान रहे कि एक पल के लिए भी आपका ध्यान कहीं और न जाए, वरना मूवी की इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आप मिस कर देंगे। दरअसल इस मूवी में आप आखिर तक क्लाइमैक्स को गैस नहीं कर पाएंगे, इसलिए एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए जल्द ही देखते हैं ये मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है नाइव्स आउट। मूवी की शुरुआत में हार्लन नाम के क्राइम नोवेलिस्ट का पोर्ट्रेट दिखाते हैं। हार्लन एक बहुत ही फेमस और धनवान राइटर है। उसने अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपना 85th बर्थडे सेलिब्रेट किया था, लेकिन उसके अगले ही दिन फ्रान नाम की हाउसकीपर देखती है कि किसी ने हार्लन की गर्दन काटकर हत्या कर दी है। अब पुलिस आकर छानबीन करके इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये कत्ल नहीं खुदकुशी है। लेकिन वहाँ पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव आता है जिसका नाम है बेनोइट ब्लैंक। उसे किसी ने एक मोटी रकम भेजकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने को कहा है। पुलिस भी उसका साथ देने का फैसला करती है, लेकिन बेनोइट नहीं जानता कि उसे पैसे किसने भेजे। खैर, अब बेनोइट पुलिस के साथ मिलकर हार्लन की फैमिली के हर मेंबर से बात करता है और बातचीत में उसको पता चलता है कि हार्लन के अपने परिवार के साथ उतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी। हर कोई फिर अपना अपना वर्जन बताता है और पुलिस भी उन पर विश्वास कर लेती है। दरअसल हार्लन ने अपना बेटा, बेटी, बहू, दामाद, पोते वगैरह की गलतियां पकड़ ली थी और उन्हें वार्न भी किया था, लेकिन ये सभी लोग पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताते और सिर्फ अपनी तारीफ करते हैं कि हम तो उनके साथ ऐसे रहते थे वैसे रहते थे। और यह है हार्लन का दामाद रिचर्ड। इसका एक औरत के साथ अफेयर चल रहा है और हार्लन ने उसे खुद वार्न किया था कि तुम खुद मेरी बेटी लिंडा को सच बता दो और उससे माफी मांगो, वरना मैं ये लेटर उसे दे दूंगा जिसमें तुम्हारे अफेयर के बारे में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। आगे पता चलता है कि हार्लन का बड़ा बेटा मर चुका है, लेकिन हार्लन उसकी पत्नी जॉनी और उसकी बेटी का खर्चा खुद उठा रहा था। हार्लन हर महीने जॉनी की बेटी की कॉलेज फीस को डायरेक्ट कॉलेज को क्रेडिट कर देता था, लेकिन जॉनी ने कॉलेज फीस के नाम पर एक्स्ट्रा बिल्स बनाए और हार्लन की मैनेजर से हर महीने पैसे लूटे थे। हार्लन को इसका भी पता चल गया और उसने जॉनी को डांटा कि ये आखिरी चेक है, इसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। यह है हार्लन का दूसरा बेटा वॉल्ट, जो कि हार्लन की पब्लिशिंग कंपनी को संभालता है, लेकिन उसने भी कंपनी के फाइनेंस में कई घोटाले किए होते हैं, जिस वजह से हार्लन ने उसे भी कंपनी से निकाल दिया था। अब आगे पता चलता है कि हार्लन की बेटी लिंडा का एक बेटा है, उसका नाम है रैनसम। वो अपने नाना जी के पैसों से ऐश करता है। हार्लन ने उसको बता दिया था कि वो अपनी जायदाद किसी और के नाम करने वाला है और फिर इस पर गुस्सा होकर रैनसम ने हार्लन को मारने की धमकी दी थी, पर वॉल्ट का बेटा उसकी बात सुन रहा था। वो पुलिस को बता देता है कि रैनसम भैया ने दादाजी को धमकी दी थी। अब डिटेक्टिव बेनोइट इनकी स्टेटमेंट्स तो ले लेता है, लेकिन वो इतनी आसानी से उन पर विश्वास नहीं करना चाहता। अब घर के सभी लोग बताते हैं कि हार्लन को कुछ हेल्थ इश्यूज थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक नर्स को हायर किया था जो रोज आकर हार्लन का ख्याल रखती थी और उन्हें रोज रात को एक इंजेक्शन लगाती थी। अब बेनोइट उस नर्स को बुला भेजता है और इस नर्स का नाम है मार्टा। बेनोइट कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस परिवार के सभी सदस्यों को हार्लन के मरने से कोई ना कोई फायदा जरूर है, इसलिए मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता, पर मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि तुमने बड़ी मेहनत से हार्लन की सेवा की थी और उसकी मौत से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। ये कहकर वो मार्टा से कुछ सवाल जवाब पूछता है और वो हर सवाल का आधा अधूरा जवाब देती रहती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बर्थडे की रात को सोने से पहले हार्लन ने मार्टा के साथ बोर्ड गेम्स खेलने की जिद की थी। थोड़ी देर खेलकर मार्टा हार्लन को एक इंजेक्शन दे देती है जो वो रोज हार्लन को लगाया करती थी, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद वो बोतल पर लिखा हुआ नाम देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। दरअसल उसने गलती से हार्लन को मॉर्फिन इंजेक्शन दे दिया था, जो कि बहुत ही कम डोजेस देना होता है, लेकिन उसने नॉर्मल इंजेक्शन समझकर उसको ज्यादा डोज दे दिया। फिर मार्टा टेंशन में उसका एंटीडोट ढूंढती है जो वो हमेशा अपने बैग में रखा करती है, लेकिन न जाने क्यों उस दिन उसके बैग में एंटीडोट नहीं होता। वो बेचारी परेशान होकर कहती है कि अगर 10 मिनट में एंटीडोट नहीं दिया गया तो आप मर सकते हैं हार्लन, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। लेकिन हार्लन शांत होकर कहता है कि अगर तुमने फोन किया तो सबको पता चल जाएगा कि तुमने मुझे ओवरडोज दिया है, पुलिस केस होगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ऊपर से तुम्हारी माँ इस देश में बिना परमिट के रह रही है, उन्हें भी पुलिस नहीं छोड़ेगी। क्या तुम यही चाहती हो? मेरी बात सुनो, तुम किसी को कॉल मत करो, जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। अब क्योंकि हार्लन एक क्राइम नोवेलिस्ट है और मरने से 10 मिनट पहले भी वो अपने दिमाग में एक पूरा स्क्रीन प्ले तैयार करता है और मार्टा को इंस्ट्रक्शन देता है। उसी के मुताबिक मार्टा भी काम करती है, लेकिन हार्लन की माँ जो बहुत बूढ़ी है वो मार्टा को दीवार से नीचे आते हुए देख लेती है और उसको रोककर पूछती है कि अरे बेटा रैनसम, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए क्या? दरअसल उम्र की वजह से वो ठीक से देख नहीं पाती और मार्टा को अपना पोता रैनसम समझ बैठती है। और अब प्रेजेंट में आते हैं, लेकिन मार्टा ये सब कुछ सोच रही होती है। वो बेनोइट को ये कोई भी बात नहीं बताती। कुछ देर बाद वो रेस्टरूम जाना चाहती है, वहाँ वो उल्टी करने लगती है। तब हमें पता चलता है कि मार्टा को ये अजीब बीमारी है, वो जब भी झूठ बोलती है तो तुरंत उल्टी कर देती है। वैसे दोस्तों मेरा ख्याल है कि ये बीमारी सबको होनी चाहिए। झूठ बोला, उल्टी हुई और तुरंत पकड़े गए। सोचिए हमारे पॉलिटिशियंस का क्या हाल होगा, वो दिन भर उल्टी ही करते रहेंगे। खैर छोड़िए, हंसी आ गई ना आपको। चलिए कहानी में वापस आओ। अब हार्लन का फ्यूनरल का दिन आता है, लेकिन उस दिन भी रैनसम नहीं आता। लेकिन जिस दिन हार्लन की वसीयत पढ़ी जाती है
उस दिन वो पहले नंबर पर आकर खड़ा हो जाता है। अब बेनोइट उससे सवाल करता है तो वो अकड़ कर कहता है मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अब वकील आकर वसीयत पढ़ता है और वसीयत नामा सुनकर सभी एकदम सुन्न हो जाते हैं। हालन ने अपनी प्रॉपर्टी ना तो अपने बेटे को दी और ना ही अपनी बेटी या पोते को। उसने अपनी पूरी जायदाद और बैंक बैलेंस अपनी नर्स मार्टा के नाम कर दिया है। अब तो सभी का खून खौलता है और सब मिलकर मार्टा को ताने मारते हैं कि हमने तुम्हें परिवार का सदस्य समझा, अगर तुम मांगती तो हम तुम्हें मुंह मांगी रकम दे देते, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया है, हमारे पापा को हमारे खिलाफ भड़काया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐन वक्त पर बेनोइट मार्टा को बचाकर लेके जाता है और अपनी कार में बैठा देता है, लेकिन सभी कार को ब्लॉक करके मार्टा को बाहर निकालने को कहते हैं। लेकिन तभी रैंसम अपनी कार लेकर वहाँ पर आता है और मार्टा दूसरी तरफ से निकलकर जल्द ही उसकी कार में बैठ जाती है। उसे लेकर रैंसम तुरंत वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ दूर पर दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। रैंसम कहता है कि मुझे जायदाद से कोई लगाव नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि नाना जी के साथ हुआ क्या था, इसलिए मुझे सच बता दो। मैं जानता हूँ कि झूठ बोलने से तुम्हें उल्टी आती है। मार्टा उस पर विश्वास करती है और बता ही देती है कि उसने गलती से हालन को मॉर्फिन का ओवरडोज दे दिया था और हालन ने उसको बचाने के लिए उसे घर से बाहर भेजा। फिर उन्होंने अपनी गर्दन काट ली। सब कुछ जानकर रैंसम जरा चौंक जाता है, लेकिन कहता है तुम डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा, तुम नाना जी की प्रॉपर्टी रख लो, लेकिन बाद में मुझे एक छोटा सा शेयर दे देना। मार्टा को उसकी बात माननी पड़ती है और वो घर लौट आती है। अगले दिन हर टीवी चैनल में इस केस की चर्चा हो जाती है और मार्टा के घर को मीडिया रिपोर्टर्स घेर लेते हैं। तभी मार्टा को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा है मुझे पता है तुमने क्या किया। मार्टा फिर रैंसम को लेटर दिखाती है तो वो कहता है कि नाना जी का टेस्ट रिपोर्ट एक लैब में तैयार किया जा रहा है। अगर वो रिपोर्ट पुलिस को मिल गई तो पता चल जाएगा कि उनके खून में मॉर्फिन का हाई डोज था, फिर तुम पकड़ी जाओगी, हमें लैब से रिपोर्ट चुरानी होगी। ये कहकर वो मार्टा को लैब लेके जाता है, लेकिन वहाँ किसी ने लैब को आग लगा दी है। तभी बेनोइट पुलिस के साथ वहाँ पर खड़ा होता है, लेकिन वो रैंसम और मार्टा को देख लेता है। मार्टा भी उसको देख लेती है और तुरंत कार को स्टार्ट करके किसी रेस कार की तरह चलने लग जाती है। फिर बेनोइट की टीम भी उसका पीछा करने लगती है। इस सीन में और कुछ न सही, लेकिन एक बात तो साफ हो जाती है कि मार्टा एक एक्सपर्ट ड्राइवर है। रैंसम भी उसकी ड्राइविंग देखकर एकदम दंग रह जाता है, पर किसी तरह बेनोइट की टीम उन्हें रोक लेती है, लेकिन वे मार्टा को पकड़ने के बजाय रैंसम को पकड़ कर लेके जाते हैं। बेनोइट को पता चल जाता है कि रैंसम ने ही मार्टा को ड्राइव करने को कहा होगा। अब यहाँ लैब में हालन की रिपोर्ट भी चल चुकी है, इसलिए मार्टा पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं होती और बेनोइट उसको छोड़ देता है। लेकिन मार्टा को एक ईमेल आया था जिसमें एक एड्रेस, डेट और टाइम दिया होता है। ये किसी ब्लैकमेलर का ईमेल है और वो मार्टा को उस एड्रेस पर बुलाता है। और अब बताते हैं कि पुलिस ने रैंसम को अरेस्ट क्यों किया। दरअसल बेनोइट सबसे बात कर चुका था और आखिर में वो हालन की माँ से बात करता है, पर दादी माँ बस उसको देखती रहती है और कुछ नहीं कहती। बेनोइट समझ जाता है कि वो ठीक से सुन नहीं सकती। वो दादी माँ के साथ बड़ी मेहनत करता है और तब जाकर वो कहती है कि मैंने रैंसम को दीवार से नीचे उतरते हुए देखा था, इसलिए पुलिस को शक हुआ कि शायद रैंसम ने हालन का खून किया है। अब ईमेल में दी गई तारीख पर मार्टा उस एड्रेस की ओर निकल पड़ती है, पर बेनोइट भी उसके साथ होता है और मार्टा उसको कुछ बताना नहीं चाहती। वो रास्ते में गाड़ी रोक कर कहती है कि मुझे एक छोटा सा काम है। बेनोइट भी उसको जाने देता है और कहता है कि ठीक है, जल्द लौट आना, मैं यहाँ पर वेट करूंगा। अब मार्टा एक रेस्टोरेंट के अंदर घुसती है और पीछे के दरवाजे से उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहाँ हालन की हाउसकीपर फरान फर्श पर पड़ी होती है। उसे मॉर्फिन का ओवरडोज दिया होता है। इतना नहीं, मार्टा को हालन की जिस मेडिकल रिपोर्ट की तलाश थी वो भी वहीं पर पड़ी होती है। लेकिन मार्टा रिपोर्ट लेकर वहां से नहीं भागती, बल्कि फरान को बचाने की कोशिश करती है। वो उसे ब्रीथ कराने की कोशिश करती है और खुद ही पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करती है। वो ऐसे एक इंसान को मरने के लिए कभी नहीं छोड़ सकती। हालांकि अगर वो पकड़ी गई तो पुलिस को यकीन हो जाएगा कि इस तरह उसने हालन को भी मार डाला होगा। पर यहाँ पर तो वो एक मामूली इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक सच्ची नर्स की तरह सोचती है और फरान को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर वो बेनोइट को भी पूरा सच बता देती है और ब्लड रिपोर्ट भी उसके हवाले कर देती है। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे हालन की फैमिली ने बहुत कुछ दिया है, मुझे उनकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। बेनोइट भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसे हालन के घर पे लेके जाता है। फिर मार्टा उन सबसे माफी मांगती है और सच बताने जाती है कि अचानक बेनोइट उसको घसीटकर दूसरे कमरे में लेके जाता है। कुछ देर में पुलिस रैंसम को भी वहाँ पर लेके आती है। बेनोइट उस कमरे को लॉक कर देता है। दरअसल इस केस की शुरुआत से बेनोइट के दिमाग में एक पेचीदा सवाल था और वो ये है कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसे इतने सारे पैसे देकर हालन के कत्ल का इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। लेकिन अब उसे अपने इस सवाल का जवाब मिल गया है। बोलो रैंसम, तुमने ही मुझे पैसे भेजे थे ना, तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट क्यों कराना चाहते थे, सच बताओ। अब रैंसम का चेहरा एकदम उतर जाता है। वो चौंक जाता है कि बेनोइट को कैसे पता चला। तब बेनोइट मार्टा और पुलिस को बताता है
की बर्थडे की रात को रैनसम हालन से मिलने आया था और उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहा था, लेकिन हालन ने उसकी बातों से तंग आकर बता दिया कि मैं अपनी सारी जायदाद मेरी नर्स मार्टा के नाम करने जा रहा हूँ। ये पैसा ही है जो तुम सबको बिगाड़ रहा है। जब पैसे नहीं रहेंगे तो तुम सब मेहनत करोगे और अच्छी जिंदगी जियोगे। रैनसम ये कैसे बर्दाश्त कर पाता कि प्रॉपर्टी उसे ना मिलकर एक नर्स को मिल रही है जो सिर्फ इस घर की नौकर है। तब उसने एक प्लान बनाया। पार्टी के बाद वो अपनी कार में बाहर गया, लेकिन कुछ ही दूर पर अपनी कार रोक दी। फिर वो गेट के सीसीटीवी कैमरा एंगल से बचकर पीछे की तरफ पैदल आया और दीवार पर चढ़कर हालन के कमरे में गया। वहाँ मार्टा के बैग से उसने मॉर्फिन और नॉर्मल इंजेक्शन की बोतल निकाली। उसने लेबल एक्सचेंज कर दिया ताकि मार्टा नॉर्मल इंजेक्शन समझकर मॉर्फिन का ज्यादा डोज हालन को दे दे। रैनसम इतना शातिर था कि उसने बहुत आगे की सोची। उसने मार्टा के बैग से मॉर्फिन का एंटीटोड भी निकाल दिया ताकि अगर मार्टा को पता चल भी जाए कि उसने गलत दवा दी है तब भी वो हालन को बचा ना पाए। इतना बताकर बेनोइट मार्टा से कहता है कि हालन की मौत वाकई खुदकुशी है। मार्टा, तुम इतनी अच्छी और ट्रेन नर्स हो कि तुम कभी गलत दवा उठा ही नहीं सकती। शायद तुम्हारा ब्रेन दोनों दवाइयों के गाढ़ेपन को बखूबी पहचानता है, क्योंकि तुम हालन को ये इंजेक्शन कई 100 बार लगा चुकी हो। तुम अनजाने में भी किसी का बुरा नहीं कर सकती। ये तुम्हारा नेचर है और इसीलिए अपनी परवाह न करते हुए तुमने फ्रान की भी जान बचाने की कोशिश की। लेकिन रैनसम पर खून का इल्जाम जरूर लगेगा, क्योंकि उसने हालन को मरवाने के लिए इंजेक्शन लेवल को बदल डाला। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज हालन जिंदा होते। लेकिन रैनसम ने ऐसा किया क्यों? दरअसल उसे पता चल गया था कि हालन अपनी जायदाद मार्टा को देने वाला है और वहाँ के कानून के अनुसार अगर मार्टा को जायदाद मिल भी जाती और फिर पता चलता कि उसने जायदाद के मालिक का खून किया है तो खूनी को विक्टिम की जायदाद कभी नहीं मिलती और विक्टिम की फैमिली को प्रॉपर्टी का इक्वल शेयर मिलेगा। रैनसम ये कानून बखूबी जानता था, इसलिए उसने मार्टा को खूनी ठहराने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन शुरू में जब पुलिस ने इसे खुदकुशी बताकर केस बंद करने की कोशिश की तो रैनसम घबरा गया कि उसका प्लान तो फ्लॉप हो गया। इसीलिए इस खुदकुशी को कत्ल का केस बनाने के लिए उसने बेनोइट को इस केस में इन्वॉल्व करवाया और उसको बहुत बड़ी रकम भेजी। ठीक है, ये बात तो पता चल गई, लेकिन मार्टा को ब्लैकमेल लेटर किसने भेजा था? दरअसल हालन के फ्यूनरल वाले दिन सभी चर्च में थे और हाउसकीपर फ्रान घर पर अकेली थी। तभी रैनसम छुपकर हालन के कमरे में गया और उसने मेडिसिन लेवल को ठीक करने की कोशिश की ताकि पुलिस को शक न हो। लेकिन फरहान ने उसको देख लिया था और उसने रैनसम को एक ब्लैकमेल लेटर भेजा था, लेकिन रैनसम ने वो लेटर सीधे मार्टा को भेज दिया। उसके बाद रैनसम फ्रांस से मिलने उसी जगह पर गया और उसे मॉर्फिन का ओवरडोज देकर मार डाला। इतना ही नहीं, उसने ब्लैकमेलर की तरह मार्टा को मेल किया और उसे उसी एड्रेस पर बुलाया। इस तरह वो मार्टा को फ्रान के कत्ल में भी फंसाना चाहता था। उसे लगा कि फ्रान को मरते हुए देखकर मार्टा भाग जाएगी और पुलिस को उस पर शक हो जाएगा, लेकिन उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्टा फ्रान को बचाएगी और खुद पुलिस को कॉल करेगी। रैनसम की ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत निकली, पर अब रैनसम अकड़कर कहता है कि ये सब मैंने ही किया है, इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? और तभी मार्टा को हॉस्पिटल से कॉल आता है। मार्टा की बातों से पता चलता है कि फ्रान बच गई और वो हॉस्पिटल में पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे रही है। ये सुनकर तो रैनसम को बड़ा गुस्सा आता है और वो अकड़कर मार्टा को डांटने लगता है। फिर वो जोश में आकर सच बता देता है कि हाँ, मैंने ही नाना जी का इंजेक्शन लेवल बदला था और मैंने ही फ्रान को भी ओवरडोज दिया, पर तुम होती कौन हो हमारी ज्यादा धड़पने वाली? इस तरह वो खुद सब कुछ कबूल कर लेता है। एक पुलिस ऑफिसर उसकी सारी बातें सबूत के तौर पर रिकॉर्ड करता है और तभी अचानक मार्टा रैनसम के मुंह पर उल्टी कर देती है। मतलब वो झूठ बोल रही थी। दरअसल हॉस्पिटल से कॉल आया था कि फ्रान मर चुकी है। ओह, ये बात है, पर रैनसम का मुंह खुलवाने के लिए उसने झूठ बोला था। ये जानकर तो रैनसम और आग बबूला हो जाता है और वहाँ सजाए हुए चाकुओं में से एक चाकू निकालकर सीधे मार्टा की छाती में घुसा देता है। लेकिन मार्टा तो बिल्कुल ठीक है। दरअसल ये डेकोरेशन के लिए रखा हुआ डमी नाइफ है। रैनसम का तो सर ही फिर जाता है और वो बार बार चाकू चलाता है, लेकिन मार्टा नहीं मरती। फिर क्या, पुलिस रैनसम को अरेस्ट कर लेती है। आखिर में घर के सभी सदस्य अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि अब एक घर उनका घर नहीं। बाहर जाकर वे मुड़कर बालकनी को देखते हैं जहां मार्टा कॉफी पी रही होती है और उसके कप पर लिखा है दिस इज माई हाउस। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर